नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में बीजेपी का तूफानी प्रचार। थोड़ी देर में पुडुचेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रोड शो। एनडीए उम्मीदवारों के लिए पीएम मोदी करेंगे प्रचार। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की पहली लिस्ट। 27 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को अविनाशी सीट से टिकट। असम के गोलपारा और कामरूप में भाजपा नेता अमित शाह की हुंकार। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया था और हम चुन चुन कर निकालेंगे। मालदा हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन। हिंसा की जांच करेगी एनआईए और काली याचक हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और स्टील युद्धपोत आईएनएस तारागिरी भारतीय नौसेना में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में कमिश्निंग समारोह में हुए शामिल। समुद्र में भारतीय नौसेना को मिली अभेद्य दीवार। और अब समाचार विस्तार से। और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी में मेगा रोड शो करने जा रहे हैं और जिसका मकसद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के पक्ष में माहौल बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई से पुडुचेरी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से शहर तक उनका काफिला जाएगा और फिर करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला जाएगा। ये रोड शो अजंता सिग्नल से शुरू होकर ओडियन सलाई के अन्ना स्क्वायर तक जाएगा और रास्ते में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस रोड शो के जरिए एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन में भाजपा, एआईएनआरसी, एआईएडीएमके और एलजेके शामिल हैं। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मुंटुरोफ 2 दिन के भारत दौरे पर रहे। नई दिल्ली में उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और इस बैठक में व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और खाद्य जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। और इस दौरान पिछली भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुए फैसलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंटुरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एनएसए अजीत डोवाल से भी मुलाकात की। दोनों देशों ने वैश्विक मुद्दों और पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी बात की। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले की रहने वाली झानिका सियांग शई प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की लाभार्थी हैं। झानिका को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की तरुण श्रेणी के अंतर्गत लोन मिला है। झानिका ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जैसी सुविधा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की यह पहल उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए बहुत मददगार साबित हुई है। Pradhan Mudra Yojana. It is one of the very good initiative from the central government. So it has been helpful for us, especially for the entrepreneurs, for the startup. You can get it easily. The moment you apply, if your civil score is good, you'll be getting. Regarding from me, I would like to thank PM Modi sir for giving us this opportunity, this Pradhan Yojana, Mudra Yojana. और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने अपने कोटे की सभी 27 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सूची में पार्टी के कई बड़े और चर्चित चेहरे शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को अविनाशी सीट से मैदान में उतारा गया है। पूर्व राज्यपाल तमिली साई सौंदरराजन मलयपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और वंती श्रीनिवासन कोयम्बटूर उत्तर से मैदान में रहेंगे और मुडक्कुरिची से कीर्तिका शिवकुमार, अरनथांगी से कविता श्रीकांत और वलावनकोट से विजय धारणी को टिकट दिया गया है। तो वहीं अवाड़ी से एम राज सिंह महिंद्रा और तिरुवन्नामलाई से सी एमू मलाई और सत्तूर से निरार नागेंद्र को और नागरकोइल से
MR गांधी भाजपा उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने अपने कोटे की 27 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु में AIADMK 178 सीटों पर और भाजपा 27 सीटों पर, डॉक्टर अंबुमणि रामदास के नेतृत्व वाले PMK गुट 18 सीटों पर और TTV दीनाकरण के नेतृत्व वाली अम्मा मक्कल मुनेत्र कच्ची 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह असम दौरे पर हैं। उन्होंने गोलापारा में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया था और हमें 5 साल का मौका मिला तो हम घुसपैठियों को चुन चुनकर प्रदेश से बाहर निकाल देंगे। कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया। वो दिन दूर नहीं, अगर फिर से उनकी सरकार आएगी तो हमारे ट्राइब के बीच में भी घुसपैठिए घुसेंगे। आप फिर से एक बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए। अगली बार मैं आऊंगा तब चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हमने 2 बार सरकार बनाई, सारे घुसपैठिया चिन्हित कर रखे हैं। समय थोड़ा कम हो गया, 5 साल दे दो, चिन्हित किए हुए घुसपैठियों को चुन चुन कर हम निकाल देंगे, चुन चुन कर निकाल देंगे। और साथ ही अमित शाह ने कहा कि असम में हम UCC लाएंगे, अब कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि किसी आदिवासी पर UCC लागू नहीं होगा, उन्हें UCC से बाहर रखा जाएगा और UCC किसके लिए लागू करना है हमें मालूम है। आप हेमंत बिस्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना दो, आसाम में हम UCC लाएंगे। अब कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं कर पाएगा। और UCC में कांग्रेस पार्टी ट्राइब्स को डराती है कि आपको भी UCC लगेगी। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई आदिवासी भाई बहन को UCC नहीं लगेगी, आदिवासियों को UCC से बाहर रखा जाएगा। UCC किसके लिए लगाना हमें मालूम। और भारत की समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बनाने की दिशा में स्वदेशी अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी नौसेना में शामिल हुआ और इस संबंध में विशाखापट्टनम में तारागिरी का कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम को भारत की समुद्री शक्ति का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम में INS तारागिरी की उपस्थिति इस क्षेत्र की सामरिक भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। भारत का समुद्र के साथ संबंध केवल भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी रहा है। विशाखापट्टनम में उपस्थित यह शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का यह साक्षी रहा है। इसलिए विशाखापट्टनम से INS तारागिरी की कमिश्निंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूवमेंट है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की स्ट्रेटेजिक रियलिटीज तक समुद्र ने हमेशा भारत की दिशा तय की है। भारत का तो हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक समय था जब समुद्र हमारे लिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम था, लेकिन आज यह हमारे लिए सिक्योरिटी, सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का यह आधार बन चुका है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो ऊर्जा और शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि 95% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और ऊर्जा सुरक्षा भी समुद्र पर निर्भर करती है। ऐसे में एक मजबूत और सक्षम नौसेना हमारे लिए
कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। हमारी नौसेना लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखती है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें भी मैरीन पावर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। 11,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन वाला यह देश, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश अपने विकास को समुद्र से अलग करके किसी भी सूरत में नहीं देख सकता। हमारा लगभग 95% ट्रेड समुद्री मार्गों से ही होता है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी समुद्र पर ही निर्भर करती है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि एक स्ट्रांग और कैपेबल नेवी हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि यह नेसेसिटी है। हमारी नेवी, चाहे वो पर्शियन गल्फ हो या मलक्का स्टेट, लगातार इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाए रखती है। रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना की सराहना करते हुए कहा कि समुद्र में कई संवेदनशील बिंदु हैं जहां हमारी नौसेना ने शांति और सुगम आपूर्ति के लिए अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई है और जब भी स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है तो भारतीय नौसेना हमारे हितों और तेल टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अथाह समुद्र में अनेक सेंसिटिव पॉइंट्स भी हैं जहां हमारी नेवी ने गुड्स की स्मूथ सप्लाई को इंश्योर करने के लिए लगातार अपनी एक्टिव प्रेजेंस दर्ज कराई है। जब भी वहां तनाव की स्थिति होती है, इंडियन नेवी ने हमारे कमर्शियल शिप्स, ऑयल टैंकर्स की सिक्योरिटी इंश्योर की है। हमारी नौसेना ने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुनिया भर में अपने नागरिकों और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठा सकती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नौसेना जरूरत पड़ने पर दुनिया भर के नागरिकों की रक्षा कर सकती है। और आगे बढ़ते हैं जहां केरल के पथानमथिट्टा जिले का तिरुवल्ला इलाका एक शांत और समझदार समाज को दर्शाता है और यहां के लोग आर्थिक रूप से जागरूक हैं, संस्थानों का सम्मान करते हैं और धार्मिक संगठनों का भी असर यहां पर दिखता है। जहां चुनाव आमतौर पर शोर शराबे वाले नहीं होते, लोग अपने फैसले चर्च, परिवार और सहकारी बैंकों और सामाजिक जगहों पर बैठकर शांति से लेते हैं। अब देखना यह है कि इस बार के चुनाव में लोग एलडीएफ या यूडीएफ को समर्थन देंगे या फिर भाजपा कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी। तिरुवल्ला से धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट देखिए। तिरुवल्ला पथानामथिट्टा जिला एक ऐसा इलाका है जो न तो एलडीएफ का पक्का गढ़ रहा है और न ही यूडीएफ का। यहाँ लोग पार्टी से ज्यादा नेता की छवि और भरोसे को महत्व देते हैं। इस क्षेत्र की खास बात यह है कि यहाँ की जिंदगी सड़कों से कम और नदियों जैसे पंबा नदी और मणिमाला नदी से ज्यादा प्रभावित होती है। मॉनसून में बाढ़ एक बड़ी समस्या बन जाती है जिससे लोगों के घर, खेती और यात्रा पर असर पड़ता है। हालांकि इन चिंताओं से बड़ी चुनौती विदेशी मुद्रा से आने वाली पूंजी ने ले ली है। परिवारों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से होने वाली आय और विदेशों में रोजगार पर निर्भर है, जिसने शासन से उम्मीदें बदल दी हैं। बैंकिंग, सहकारी संस्थाएं, निजी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बढ़ती उम्र की आबादी की देखभाल प्रमुख मुद्दे हैं। एक बार फिर जनता का मिजाज एलडीएफ की तरफ है। वहीं यूडीएफ अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि एलडीएफ के नेता जो बातें कर रहे हैं वो उनकी घबराहट दिखाती है। यूडीएफ के उम्मीदवार वर्गीस मेमन का कहना है कि पूरे केरलम में लोग मौजूदा एलडीएफ सरकार से नाराज हैं। युवा पलायन को मजबूर हैं और खेती चौपट है। इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। तिरुवल्ला में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में बाढ़, नदियों का सही प्रबंधन, अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य और पलायन का मुद्दा उठाया है। बीजेपी के उम्मीदवार अनूप एंटोनी का कहना है एलडीएफ और यूडीएफ की नीतियों की वजह से युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। में वो पूरा के पूरा सिस्टम ही कोलैप्स है। उस बीच में जनता देखती है कि स्टेबिलिटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग एमएलए इधर मिल जाए जिसके पास विजन हो, तो वो तब एनडीए के पास आता है। और ये सीट वैसा सीट है जहाँ पे बीजेपी का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है।
अच्छा हमेशा हर इलेक्शन में अच्छा वोट पाते हैं बीजेपी इधर। हम बस जीत की बस थोड़ा सा नज़दीक है। तो इस बार जनता इसलिए सोचा है कि क्यों हम ये 25 साल वाले को वोट दे और एक दूसरा जो इनस्टेबल कोalition है उनको वोट दे, उससे बेटर एक स्ट्रांग एनडीए का लीडर को वोट दें। 2021 के विधानसभा चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर रही, लेकिन वर्तमान में सामाजिक उपस्थिति के जरिए बीजेपी को भरपूर चुनावी समर्थन मिल रहा है। खासकर बाढ़ नियंत्रण और कोविड के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा से मतदाताओं में भाजपा के प्रति रुझान बढ़ा है। ये तिरुवल्ला विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र में युवाओं का पलायन, बुजुर्गों का अकेलापन जैसी कई समस्याएं हैं, कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बीच यहाँ 9 अप्रैल को मतदान होना है। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता एलडीएफ, यूडीएफ को चुनती है या बीजेपी के उम्मीदवार पर अपना मुहर लगाती है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, तिरुवल्ला। और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत सरकार के एक अहम फैसले का इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने स्वागत किया है। सरकार ने 40 से अधिक प्रमुख रसायनों, सॉल्वेंट्स और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विरंची शाह ने इस कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कच्चे माल की लागत में कमी आएगी और दवाइयों की कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी। डॉक्टर शाह के अनुसार इस कदम से भारतीय फार्मा उद्योग को उच्च गुणवत्ता की और सस्ती दवाइयां बनाने में मदद मिलेगी, जिसमें आम जनता को भी लाभ पहुंचेगा। भारत सरकार ने केमिकल्स और सॉल्वेंट्स की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको वेव करके 0% कर दिया है। इस रिडक्शन से जो कुछ समय से प्राइसेस में एपीआईज और केएसएम्स के प्राइसेस में जो चेंजेस आ रहे थे, एस्केलेशन आ रहा था, इस पे एक ब्रेक लग जाएगी। भारतीय फार्मा उद्योग को अच्छी गुणवत्ता की और सस्ती दवाइयाँ बनाने में सहायता होगी। भारत सरकार को इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन की तरफ से बधाई देता हूं कि इस स्टेप से पूरे देश को फायदा होगा। और भारत और नेपाल के बीच सहयोग को और मजबूत करते हुए भारतीय दूतावास और नेपाल के सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते के तहत नेपाल में कुल 4.73 मिलियन नेपाली रुपए की अनुदान सहायता से 7 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। और इन परियोजनाओं का उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सुधार लाना है। और इस सहयोग से नेपाल के विभिन्न प्रांतों में विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय समुदायों की जिंदगी में महत्वपूर्ण सुधार संभव होगा। भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा है कि इन परियोजनाओं में कोल्ड स्टोर, स्कूल भवन और प्रसूति केंद्र जैसी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण दुनिया भर में आयात और निर्यात पर असर पड़ा है, लेकिन भारत में इसका कोई खास प्रभाव नहीं देखा जा रहा। विक्टोरा टूल्स के चेयरमैन एस बांगा ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल है। उन्होंने बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उत्पादन बढ़ाने और ड्यूटी हटाने से निर्यात को बड़ा फायदा होगा और इससे माल की उपलब्धता में वृद्धि आएगी और लागत में कमी आएगी। ये निर्णय निर्यात को बनाए रखने में मदद करेगा, जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 20-25 कंट्रियों में एक किस्म से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको देखते हुए जो भारत सरकार ने जो कदम उठाया है रिलीफ टू द एक्सपोर्टर, वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है, जिससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के अंदर जो जितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं उसका 30% प्रोडक्शन वी कैन सेल इन द लोकल मार्केट।
तो विद 20% ऑफ द वैल्यू एडिशन एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तो माल की अवेलेबिलिटी नहीं है और एक कास्ट बढ़ गई है, ऊपर से ड्यूटी, वो ड्यूटी का हटाना एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट को बेनिफिट देगा, जो कि एक समय जो इस वक्त प्रॉब्लम में है। ये सारे रिलीफ जो है हमारे एक्सपोर्ट को बचाए रखेंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय खेल प्रतिभा पर एक लेख के जरिए अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों की प्राकृतिक खेल प्रतिभा और परंपरा को देश की बड़ी ताकत बताया है। खेलो इंडिया अभियान से जनजातीय युवाओं, खासकर बेटियों को प्रशिक्षण और अवसर मिल रहे हैं। राष्ट्रपति ने जनजातीय खेल प्रतिभाओं को देश की अमूल्य सामाजिक पूंजी बताते हुए कहा कि ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में बच्चों के भीतर प्राकृतिक रूप से खेल कौशल विकसित होता है। राष्ट्रपति ने अपने लेख में कहा कि गांव और जंगलों में बच्चे सीमित संसाधनों के बावजूद खेल के नए नए तरीके खुद खोज लेते हैं और यही सहज प्रतिभा आगे चलकर देश के लिए गौरव का कारण बनती है। उन्होंने ओडिशा के जाजपुर की युवा तैराक अंजलि मुंडा का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह से जनजातीय क्षेत्रों की प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर चमक रही हैं। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 में अंजलि ने पहले ही दिन 3 स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज में तीरंदाजी जैसी पारंपरिक खेलों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। उन्होंने एकलव्य को जनजातीय समाज की प्रेरणा बताते हुए कहा कि आज भी उनके आदर्शों से नई पीढ़ी प्रेरित हो रही है। राष्ट्रपति ने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि टीम भावना और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया अभियान ने देश में खेलों का परिदृश्य बदला है। अपने संदेश के अंत में राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि जनजातीय युवाओं की ये प्रतिभा भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खेलो इंडिया, खूब खेलो इंडिया, और इसी संदेश के साथ उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल मैच खेला जाएगा। मैच देखने आने वाले दर्शकों को किस तरह की कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैच से जुड़े तमाम इंतजामों पर सेंट्रल दिल्ली के एडिशनल डीसीपी ऋषि कुमार के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। किस तरह का सिक्योरिटी यहाँ पर आपने ब्रीफ किया, चेक किया, क्या खुद खास अरेंजमेंट होगा? हर आईपीएल के पहले हमारा एक एक्सटेंसिव अरेंजमेंट यहाँ पे लगता है और आईपीएल के स्टार्ट होने के पहले एक मॉक ड्रिल कराई जाती है, जिसमें ये टेस्ट किया जाता है कि किसी कंटीजेंसी में अगर इवैक्यूएशन कराना पड़े स्टेडियम का तो क्या ड्रिल रहेगी। तो आज ऑल एजेंसीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। 1000 से ऊपर यहाँ पे क्राउड थी, जिसको ईस्ट स्टैंड में फिल किया गया। उसके बाद एक कंटीजेंसी इवैक्यूएशन का मैसेज दिया गया, जिसके बाद सक्सेसफुली हर एजेंसीज़ के कोऑर्डिनेशन से इवैक्यूएशन टाइमली कंप्लीट हो गया। लास्ट ईयर हमने देखा था कि बैंगलोर में स्टैम्पीड हुआ जब विक्ट्री मार्च निकाला गया था, और दिल्ली में भी क्राउड काफ़ी ज़्यादा आता है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं आईपीएल को। तो यहाँ पर जो क्राउड आएगा उनको क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे? क्राउड से दिल्ली पुलिस की और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो उनके डेजिग्नेटेड गेट्स हैं उस पर आएँ, हो सके तो थोड़ा पहले आएँ, जिससे कि लास्ट मोमेंट पर जो हड़बड़ी होती है, अर्जेंसी होती है, उसको अवॉइड कर सकें। और अगर यहाँ पे कोई लाइन लंबी हो जाती है या क्यू मैनेजमेंट में इशू होता है तो दिल्ली पुलिस के साथ और लोकल जो दिल्ली कैपिटल्स का स्टाफ लगा है उसके साथ कोऑर्डिनेट करें। एक और लास्ट सवाल रहेगा कि जिस तरह से टिकटों को लेकर के यहाँ पर पिछली बार भी हमने देखा कि फेक टिकटें काफ़ी ज़्यादा बाहर परचेज हुई, सेल की गई, उनको लेकर के कोई स्पेशल यूनिट तैयार की गई है कि ऐसे गैंग को बस्ट किया जाए? एंटी ब्लैक मार्केटिंग टीम हमारी लगी हुई है, एक सब इंस्पेक्टर उसको हेड कर रहे हैं। उनका यही काम होगा कि अगर आसपास कोई ब्लैक मार्केटिंग होती है तो उसके ऊपर वो लीगल एक्शन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ऋषि जी, जो बता रहे थे कि तमाम इंतजाम यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं। यहाँ पर जो भी स्पेक्टेटर आएंगे वो मैच को एंजॉय करेंगे। कैमरन गौरव गिरी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा और ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स को अपने पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था और उसकी कोशिश होगी कि घरेलू दर्शकों के सामने जीत दर्ज करे। तो वहीं पंजाब की टीम ने अपने पहले मैच में गुजरात टाइटंस को मात दी थी और वो जीत के सिलसिले को कायम रखना चाहेगी।
वहीं इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन से हरा दिया। सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेटों पर 226 रन बनाए और जवाब में कोलकाता की टीम सिर्फ 161 रन बनाकर ही ढेर हो गई। कोलकाता की इस सीजन में यह लगातार दूसरी हार है। और पुरुषों की अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का बांग्लादेश से सामना होगा। 4 बार का चैंपियन भारत जब इस मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगा तो उसकी नजर 5वीं बार खिताब जीतने पर टिकी होगी। हाल के समय में दोनों ही टीमों के बीच कड़े मुकाबले हुए हैं, जिसमें ग्रुप चरण में 1-1 का ड्रॉ भी शामिल है। ऐसे में इस फाइनल मुकाबले में भी रोमांच देखने की उम्मीद है और ये मुकाबला पिछले साल की सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के फाइनल की यादें भी ताज़ा करेगा, जब भारत ने पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को हराया था। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमें अनुमति दें। नमस्कार।